बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि डी डाइमर कराना होता है, सीआरपी कराना होता है, इंटरल्यूकिन 6 कराना होता है। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें? ये सारे टेस्ट डिजीज की सीवियरिटी बताने में हमारा हेल्प करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब हमारे फौज, हमारी इम्यून सिस्टम जब अपने गोले बारूद छोड़ने लग जाती है तो वो हमारे ब्लड पे भी अटैक करती है, हमारे क्लॉटिंग सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है। तो जब ये गोले बारूद छोड़ती है, उसके अंदर से जो इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस निकलते हैं, उसी तरीके से एक मार्कर है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है। यानी शुरुआती दौर में जब सिर्फ वायरस का अटैक हमारे बॉडी पे चल रहा होता है, वायरीमिया का फेज होता है, उस समय जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। दूसरे फेज में 5 से 7 दिन के बाद से, या किसी किसी में 3 दिन के बाद से भी, जब इम्यून सिस्टम हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से, उनके द्वारा जो फेंके गोले बारूद की वजह से जो सिम्टम हमारे शरीर में आ रहे होते हैं, उस कंडीशन में सीआरपी बढ़ जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो या सांस लेने में तकलीफ या हल्की सी खांसी हो, वो वायरस की वजह से है या हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो अगर उस व्यक्ति का सीआरपी नॉर्मल है, इसका मतलब अभी तक उसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो वायरस की वजह से है, वायरीमिया की वजह से है। लेकिन अगर उस व्यक्ति में सीआरपी बढ़ गया, हाई हो गया, मोर देन 2 टाइम्स हाई हो गया, इसका मतलब उसके जो लक्षण हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हैं, हमारे साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन की वजह से हैं। उसमें से एक खास इंटरल्यूकिन होता है इंटरल्यूकिन 6। तो इसीलिए कुछ लोग इंटरल्यूकिन 6 का भी लेवल कराते हैं कि अगर इंटरल्यूकिन 6 बहुत हाई है, बढ़ा हुआ है, मोर देन 40 है, इसका मतलब वो सारे सिम्टम्स आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हैं, ना कि वायरस की वजह से होते हैं। यानी ये वो समय आ गया है जबकि हमारे शरीर के लक्षण चूंकि हमारे इम्यूनिटी की एक्टिवेट होने की वजह से है, तो हमें वैसी दवाइयाँ देनी होगी यहाँ पे जो हमारे इम्यून ओवर एक्टिवेशन को रोके, हमारे अपने फौजों को झगड़ा करने से शांत कराए, उन्हें बोले कि भाई युद्ध बंद करो, वायरस मर चुका है, आपको अभी और ज़्यादा हथियार फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेरॉइड हैं या टोसिलिजुमाब हैं और बाकी दवाइयों का हम ट्रीटमेंट सेक्शन के बारे में जब बात करेंगे वहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे, तो वैसी दवाइयों को देने का समय आ गया है अगर हमारे बॉडी में सीआरपी और इंटरल्यूकिन 6 हाई है। एक टेस्ट है डी डाइमर। तो चूंकि जब ये इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड पे अटैक कर देते हैं तो हमारे ब्लड में क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जब क्लॉट ज़्यादा बनने लगते हैं तो क्लॉटिंग के प्रोटीन जो आपस में मिलकर के टूटते हैं, तो उसमें एक मार्कर निकलता है जिसे हम डी डाइमर कहते हैं। यानी डी डाइमर अगर किसी सिर के शरीर में बढ़ा हुआ है, इसका यह मतलब है कि आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम ने आपके ब्लड के क्लॉटिंग मैकेनिज्म को भी अटैक कर दिया है, यानी आपके अंदर खून के थक्के बनने की संभावना ज़्यादा है और ये थक्के जाके कहीं भी डैमेज करा सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी स्थिति से परहेज करना है जो और ज़्यादा खून के थक्के बनने को प्रमोट करे। जैसे हाथ पैर को बिल्कुल ही रेस्ट में नहीं छोड़ना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, खूब ज़्यादा पानी पीना है ताकि खून गाढ़ा न हो, क्योंकि खून जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा खून थक्के बनने की संभावना बढ़ेगी। और अगर आपके डॉक्टर को इस समय ऐसा लगता है कि आप में ये थक्के बनने की संभावना ज़्यादा है, डी डाइमर ज़्यादा है और बाकी मरीज के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे खून पतला करने की दवाई, खून को गाढ़ा होने से रोकने वाली दवाई एंटीकोगुलेंट्स ऐड किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। तो CBC यानी जिसको हम TCDC के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, इन सब का परसेंटेज देखा जाता है। तो इससे हमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी शरीर में कोई भी इन्फेक्शन अगर वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है, कोविड के केसेस में खास करके इस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, डेप्थ में ना जाए, तो यहाँ पे अगर शुरुआती फेज में सिर्फ वायरस का इन्फेक्शन हमारे शरीर में है तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल या थोड़ा सा कम ही रहेगा।
हम 11,000 या 12,000 तक का लिमिट मान के रखते हैं तो 12,000 से कम ही रहेगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यह ये बताता है कि हमारे शरीर में अभी बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं है। हमने शुरुआती सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस किया कि जब हमारे शरीर की स्थिति कमजोर हो जाती है तो उस कंडीशन में कमेंसल बैक्टीरिया भी हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये स्थिति नहीं होती है। तो अगर हमारे शरीर में बुखार आ रहा है, ये वायरस की वजह से है या हमारे शरीर की स्थिति कमजोर हो गई है, बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ये अगर हमें जानना होता है, फर्क करना होता है, तो हम सीबीसी कराते हैं। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर 12,000 से कम है, इसका मतलब जो भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से है। कुछ देर के बाद हम सीबीसी के साथ सीआरपी भी कराते हैं कि अगर सीबीसी नॉर्मल है, सीआरपी हाई है और फिर भी बुखार आ रहा है, इसका मतलब जो बुखार है वायरस की वजह से नहीं है बल्कि इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से है। लेकिन अगर बुखार बहुत हाई मात्रा में आ रहा हो, बार बार बुखार आ रहा हो या बाकी लक्षण सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया वगैरह हो रही हो, उसके साथ में सीबीसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या बढ़ रही है, यानी कि अब हमारे शरीर की स्थिति कमजोर हो गई है और अब हमारे शरीर पे बाकी बैक्टीरिया ने भी हमें अटैक कर दिया है। वायरस के साथ साथ हमारे शरीर की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अब हमारे ऊपर बैक्टीरिया का सेप्सिस भी आ गया हो। सेप्सिस की जब हम बात करें, सेप्सिस मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी बात अगर हो गई हो, तो उसकी वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। यही वह समय होता है जहां पर कि हमें एंटीबायोटिक ऐड करना होता है। हम ट्रीटमेंट सेक्शन में और भी बात करेंगे कि एंटीबायोटिक का एज सच कोविड के पेशेंट के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है जब तक कि उसमें सेप्सिस के एविडेंस नहीं हो, और सेप्सिस के एविडेंस के रूप में हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को देखते हैं। यानी जब कभी भी सीबीसी में टोटल ल्यूकोसाइट बढ़ रहा हो या अचानक से कम हो रहा हो, यह एक मार्कर हो सकता है कि हमारे शरीर में सेप्सिस प्रेजेंट है, बैक्टीरिया का इन्वेजन हो गया, बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं तो उसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या इस तरह की जांच और बार बार बीच में करा कर देखते हैं कि कहीं मरीज को मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा हो। तो एक बार सारे जांच को हम एक बार रिवाइज कर लें कि कोविड के पेशेंट में हम क्या जांच कराते हैं। तो एक जांच हम कराते हैं कि कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं, उसे देखने के लिए हम आरटीपीसीआर कराते हैं, एंटीजन कराते हैं या एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। कोविड की वजह से हमारे शरीर में कितना नुकसान हुआ है या सीवियरिटी एसेस करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, या कभी कभी एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस में भी हम ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। सीटी स्कैन या एक्सरे से हम लंग की स्थिति देखते हैं। डी डाइमर से हम देखते हैं खून में गाढ़ा बनने की या थक्के बनने की संभावना कितनी है, एंटीकोगुलेशन देने की आवश्यकता है या नहीं है। सीआरपी इंटरल्यूकिन 6 से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन कितना हुआ है, हमें इम्यूनिटी कम करने वाली या इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने वाली दवाइयाँ देनी है या नहीं देनी है। कंप्लीट ब्लड काउंट करा के हम देखते हैं कि सेप्सिस की स्थिति तो नहीं है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करा करके हम देखते हैं कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमने डिस्कस किया, हमने ये चर्चा की कि कोविड में टेस्ट का क्या रोल है, कौन सा टेस्ट कब कराना है, कब रिपीट कराना है, और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, उससे क्या आंकड़े निकालने हैं और उससे मरीज के मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में हमें क्या फर्क पड़ने वाला है।